कल दिल्ली के जंतर मंतर और पार्लियामेंट तक जाने वाली सड़कों पर जो मनाजिर देखे गए उनके बारे में कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में नौजवानों का ऐसा सैलाब हुकूमत से सवाल करने के लिए सड़कों पर नहीं निकला। इनमें सिर्फ एक मजहब, एक सोच या एक तबके के लोग नहीं थे, बेशतर नौजवान हैं और शायद उनमें से कई ऐसे जिन्होंने सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ही इक़्तिदार में देखा है। ये किसी बड़ी सियासी जमात के कहने पर नहीं, बल्कि चंद हफ्ते पहले वजूद में आई कॉकरोच जनता पार्टी की अपील पर मुल्क भर से यहाँ पहुँचे हैं। पुलिस की सख्त कार्रवाई और उनके एहतजाज को मुंतशिर करने के बाद ये हुजूम आज फिर लौट आया है। क्या इन मुजाहिरों को इंडिया की जेन ज़ी तहरीक कहना दुरुस्त होगा? और क्या अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सख्त सवाल होने लगे हैं? यही हमारी आज की टॉप स्टोरी है। मैं हूं ज़नफर हैदर और आप BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। हमास के नए लीडर का इंतखाब खलील अल-हया कौन है? और अमेरिका के ईरानी अहदाफ पर ताज़ा हमले। ईरान ने कहा है कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया है। इंडिया में वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े से मुतल्लिक नौजवानों का एहतजाज आज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद बड़ी तादाद में लोग दोबारा वहां जमा हुए हैं। इस दौरान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद सियासतदानों ने वज़ीर-ए-आज़म के घर के बाहर एहतजाज भी किया है। और वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने इम्तिहानात के पेपर लीक को गलत ठहराया है। आज जंतर मंतर पर कैसा माहौल है, बता रहे हैं हमारे साथी दिलनवाज पाशा। कल संसद मार्च के दौरान मची अफरा तफरी, पुलिस कार्रवाइयों, लाठीचार्ज और इस मंच को हटा दिए जाने के बाद एक बार फिर से जंतर मंतर का ये प्रदर्शन स्थल जो है भीड़ से भर रहा है। पिछले 1 घंटे में ही यहाँ हजारों लोग पहुँचे हैं और इनमें कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो पहली बार यहाँ आए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने कल रात जारी एक बयान में बताया है कि कल हुए प्रदर्शनों में 60 पुलिसकर्मी घायल हुए और 70 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पुलिस कार्रवाइयों के बावजूद यहाँ हमें कई लोग ऐसे मिले जो इस प्रोटेस्ट में पहुँच रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। कुछ भी हो जाए, whatever happens in the protest, you don't run away and go home. और एक सवाल जो सबसे बड़ा इस प्रोटेस्ट से उठ रहा है कि क्या रूप ये प्रोटेस्ट आगे चल के लेगा। अगर सरकार स्टूडेंट्स को मार सकती है तो वी नो कि आवर फ्यूचर इज हाउ मच ब्राइट एंड द कंट्री इज डूम्ड। कल आप नहीं आई थी, आज आप क्यों पहुंची हैं? क्योंकि हमने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को जब गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रही है तो हम जैसे लोगों का आना ज़रूरी है। यहाँ हमें कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कल लाठी चार्ज का सामना किया और वो फिर से इस प्रोटेस्ट साइट पे पहुँच रहे हैं। कोई डर नहीं है आपके मन में? अब ना, अब कल हो चुका, अब जो होना था। घर वाले परेशान होंगे बहुत? हाँ ऑब्वियसली। फिर भी आप यहाँ हैं? आना पड़ा है, गलती उन्होंने की है, सजा तो मिलेगी उनको, मिल रही है। पिछले 24 घंटे में आपकी सोच में क्या बदलाव आया? सोच हौसले कुछ मजबूत हुए हैं। हाँ, पीछे नहीं हटेंगे इनकी। हाँ, चारों ओर से घेर दिए थे बच्चे को और ऊपर से मारना लाठी, ये नहीं कि एक गोला फेंक दिए बच्चे भाग गए, एक के बाद दो, दो के बाद दो, ऐसे 10 के 10 एकदम ऐसे मार रहे थे। फिर भी आप यहाँ खड़े हैं, क्या करेंगे भाई, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा ना। ये आंदोलन आगे क्या शक्ल लेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ ये समाप्त हो जाएगा या जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सुधार की मांग उठेगी? ये सब आगे देखने की बात होंगी। फिलहाल जंतर मंतर पर नारों का शोर है, युवाओं में यहाँ जोश है और बहुत से ऐसे युवा आज हमें मिले हैं जो पहली बार इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे साथी नेहा भटनागर। नेहा, हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि ये शुरू कैसे हुआ ये सब? देखिए गज़नफर, इंडिया में एक एग्ज़ाम होता है, नीट एग्ज़ाम कहते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड सेंट्रलाइज तरीका है मेडिकल डेंटल कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए। इसके एग्ज़ाम के बाद पता चला कि इसका पेपर लीक हो गया था तो ये रद्द कर दिया गया। उसके बाद इसको दोबारा इसके लिए तारीख निकाली गई। इस बीच जो स्टूडेंट्स हैं जो सालों साल इसके लिए मेहनत करते हैं उनमें काफ़ी गुस्सा, बहुत नाराज़गी थी। सुनने में आया कि करीब 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया इसके बाद, परीक्षा रद्द होने के बाद। तो ये एक इमीडिएट कॉज था, लेकिन माना यही जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में ये जो युवा निकले हैं सड़कों पर, ये एक ट्रिगर एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन
का सवाल एक ट्रिगर है, एजुकेशन सिस्टम को बदलना एक ट्रिगर है, लेकिन इसके पीछे और भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन जुड़ी हुई है। जैसे कि भारत में बेरोज़गारी का क्या हाल हो रहा है, महंगाई का क्या हाल हो रहा है, क्या लोग प्रोटेस्ट कर भी सकते हैं या नहीं। अच्छा, आपने युवा की बात की, आपने नौजवानों की बात की, यूथ की बात की, तो क्या इस प्रोटेस्ट को या इन मुजाहिरों को जेन जी का प्रोटेस्ट या इंडिया के जेन जी मूवमेंट कहा जा सकता है, जैसे हम लोगों ने बांग्लादेश में देखा है, नेपाल में देखा है, मोरक्को में देखा है? क्या हम इसको ये कह सकते हैं? देखिए, इस वक्त हम ये ज़रूर कह सकते हैं, जैसे कि आपने दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट में भी देखा, कि हज़ारों हज़ार यंगस्टर्स इसमें शामिल हुए हैं। कुछ हफ्ते पहले तक सवाल उठ रहा था कि ये जो सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी इसकी फॉलोइंग हो रही है, ऑनलाइन इतने लोग जुड़ रहे हैं, क्या जब सड़कों पर उतरने की बारी आएगी तो क्या भारत के नौजवान, जो युवा पीढ़ी है, वो उतरेगी भी सड़कों पर कि नहीं? और तस्वीरों में साफ हो गया कि कैसा भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, कुछ हो, हज़ारों की संख्या में लोग जंतर मंतर आए, यंगस्टर्स आए, 16, 17, 18 साल के छात्र आए, स्टूडेंट्स आए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैं बताऊं गजनफर, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, जंतर मंतर मेरे आने जाने की जगह थी। कुछ साल पहले तक यहाँ पर प्रोटेस्ट होना आम बात थी, पर पिछले करीब एक दशक में कहा जाए तो इंडिया में उतने बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट बहुत ही कम हो गए। किसानों का प्रोटेस्ट था, उसके अलावा बहुत बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट होना बंद हो गए। एक मजबूत सरकार है और अक्सर ये सुनने में आता है कि कुछ कह पाना शायद मुश्किल ही हो पाता है। एक मजबूत सरकार की आपने बात की, तो ये व्हाट डज इट मीन फॉर मोदी गवर्नमेंट के लिए, मोदी क़यादत के लिए ये क्या इशारा है? देखिए गजनफर, वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं जो इसको कवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नौजवानों की आवाज़ बहुत बुलंद है, और अगर इस वक्त नौजवानों की बात नहीं सुनी हुकूमत ने या उसको सीरियसली नहीं लिया गया तो एक तरह से उनको नज़रअंदाज करने वाली बात होगी। ये एक जोक, एक सैटारिकल कॉन्सेप्ट के तौर पर ये सीजेपी पार्टी शुरू हुई थी, लेकिन अब ये एक मूवमेंट बन गया है, और इस मूवमेंट में ट्रिगर भले ही एजुकेशन रिफॉर्म हो, लेकिन इसके पीछे की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको सुनना बहुत ज़रूरी हो रहा है इस वक्त सरकार के लिए, ऐसा तमाम जानकार मानते हैं। नेहा भटनागर, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसा शख्स जो खुद कई बार इसराइली हमलों में बाल बाल बचा, जिसके 4 बच्चे इन हमलों में मारे गए और जो बरसों तक जंगबंदी के मुज़ाकरात का सबसे नुमायां चेहरा रहा, अब इसी शख्स को हमास का नया सरबराह मुंतखब किया गया है। आज ट्रेंडिंग में बात करेंगे खलील अल हया की। हमास ने पीर के रोज़ खलील अल हया को अपना नया सरबराह मुंतखब किया। वो याह्या सिनवार की जगह ले रहे हैं, जो अक्टूबर 2024 में गज़ा में इसराइली फ़ौज के हाथों मारे गए थे। हमास को इसराइल, बरतानिया, अमेरिका और कई दीगर ममालिक एक दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं। 65 साल खलील अल हया उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने ये तंजीम 1987 में कायम की। हालिया बरसों में जब इसराइली हमलों में इस्माइल हनिया और याह्या सिनवार समेत हमास की सफ़े अव्वल की क़यादत यक के बाद दीगरे मारी गई, तो अल हया का असर व रसूख बढ़ता चला गया। वो बरसों से कतर में मुकीम हैं, जहाँ से वो अरब और इस्लामी दुनिया के साथ हमास के राब्तों की निगरानी करते रहे हैं। ख़बर सायदारों के मुताबिक मुख्तलिफ इसराइली हमलों में उनके 4 बच्चे भी मारे जा चुके हैं। सितंबर 2025 में वो ख़ुद उस इसराइली फ़िज़ाई हमले में बाल बाल बचे जो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास नुमाइंदों की एक इजलास को निशाना बनाकर किया गया था। उन हमलों में उनका एक बेटा हलाक भी हो गया था। यही वो पस मंज़र है जिसने अल हया को हमास के अंदर सख्त गिर धड़े का नुमाइंदा बना दिया। ख़बर सायदारों के मुताबिक उनका इंतखाब 2 मरहलों की रायशुमारी के बाद हुआ, और इस मुकाबले ने हमास के अंदर मुस्तकबिल की सिमत पर गहरे इख्तलाफात को भी ज़ाहिर कर दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो मुसल्लह मज़ामत पर कायम रहना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो ज़्यादा लचकदार सियासी रास्ते के हामी हैं। तो खलील अल हया का सरबराह बनना महज एक नाम की तब्दीली नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि हमास अपने तारीख़ के सबसे मुश्किल दौर में कौन सा रास्ता चुनना चाहती है। मैं हूं ज़नफ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा, और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। चीन ने साउथ चाइना सी के एक मुतनाज़ टीले पर पीर के रोज़ होने वाले तसादुम पर फ़िलिपीन के सफ़ीर को तलब कर लिया है। इस जगह फ़िलिपीन की एक फ़ौजी चौकी कायम है। फ़िलिपीन ने कहा है कि इसका एक नेवी एहलकार ज़ख्मी हुआ है, लेकिन बीजिंग का कहना है कि फ़िलिपीन ने चीनी कोस्ट गार्ड पर हमला करके इस वाक़े को भड़काया है। इस इलाके पर चीन और फ़िलिपीन दोनों ही मिल्कियत का दावा करते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में खातून ने कुदरती तौर पर 4 बच्चों यानी क्वाड्रुपलेट्स को जन्म दिया है। डॉक्टरों ने उनके हमल को इंतहाई पेचीदा और ख़तरनाक करार दिया था और 4 बच्चों की बैक वक्त पैदाइश को नहायत गैर मामूली। 34 साला जेनिफर नमवाना और उनके शौहर जॉथम के पहले ही 4 बच्चे हैं और जब इन्हें मज़ीद 4 बच्चों की आमद की इत्तला मिली तो वो हैरतज़दा रह गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से दरामद होने वाली मुतादिद अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिए हैं। उनका कहना है कि ये इक़दाम अमरीकी गाड़ियों, डेयरी मसनूआत और शराब के साथ साथ गैर मसावी सलूक के जवाब में किया गया है। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि उनका मुल्क आइंदा हफ्तों में अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में मज़ीद शिद्दत लाने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान ने आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करने की जंग में मुसलसल 10वीं रात भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे हैं। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि उसने ईरान के कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इन हमलों का मकसद आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों पर ईरान के हमले करने की सलाहियत को कम करना है। और दूसरी तरफ ईरान ने अपने सरकारी टीवी पर ये तस्वीरें जारी की हैं और उनका कहना है कि इनमें खित्ते में मौजूद अहदाफ पर मिसाइल दागे गए हैं। तेहरान का ये भी कहना है कि इसने 2 तेल बरदार जहाज़ों पर हमला करके इनमें आग लगा दी है और बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी निशाना बनाया है। BBC की मशरिक़ वस्ता की नामनिगार योलेन नेल हमें ये बता रही हैं कि ईरान की अफ़वाज ने खित्ते में कई मकामात पर हमलों का दावा किया है, जिनमें बहरीन में अमरीकी कंपनी अमेज़न का डेटा सेंटर भी शामिल है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी स्टेटमेंट ऐसी ही है जो हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान में फौजी कमांड सेंटर्स और दीगर मकामात पर हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस सलाहियत को कम करना है जिसके जरिए वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले आम तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले कर सकता है। ईरानी मीडिया में अस्फहान और चाबहार में धमाकों की खबरें भी सामने आई हैं। जनूबी ईरान में वो शहर के करीब वाक़े जौहरी बिजली घर के नज़दीक भी धमाकों की इतलात हैं। अभी तक इन हमलों से होने वाले नुकसान के बारे में ज़्यादा मालूमात सामने नहीं आई हैं। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि उसने भी बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के मुताबिक इन हमलों में वहाँ मौजूद फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारा ने इनकलाब के एक बयान में ये भी कहा गया है कि बहरीन में अमेज़न के एक डेटा सेंटर पर भी हमला किया गया। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई ईरान में शहरी बुनियादी ढांचे पर अमेरिका के पहले किए गए हमलों के जवाब में की गई है। तफसील आप सुन रहे थे योलेन नेल से। इसी दौरान यमन में सऊदी क़यादत में कायम इत्तेहाद ने बहीरा अहमर में शिपिंग में किसी किस्म के खलल अंदाजी की कोशिश का सख्ती से जवाब देने का ऐलान किया है। ये ऐलान ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी मिलिशिया के एक बयान के बाद सामने आया है, जिसमें धमकी दी गई थी कि वो बहीरा अहमर के रास्ते सऊदी अरब के तेल की तरसील को उस वक्त तक बंद कर देंगे जब तक यमन की नाकाबंदी ख़त्म नहीं हो जाती। बहीरा अहमर के जनूबी रास्ते को बंद करने के दुनिया भर में तेल की फराहमी में मज़ीद कमी वाक़ हो सकती है। बरतानिया से साइंसदानों की एक टीम एक ऐसे मिशन पर रवाना हुई है जिससे क्लाइमेट साइंस के एक अहम तरीन सवाल का जवाब तलाश करने में मदद मिल सकती है। ये टीम जहाज़ पर सवार होकर ग्रीनलैंड के सफ़र पर गई हुई है, जहां माहिरीन ये जानने की कोशिश करेंगे कि तेज़ी से पिघलती हुई बर्फ़ समुद्री धारों पर किस तरह असरअंदाज हो रही है। ये धारें हमारे मौसम और आबो हवा के तवाज़ुन को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ली मिलनर की रिपोर्ट पेश कर रही हैं खतीजा आरिफ। ये दुनिया के सबसे दूर दराज के और सबसे ड्रामाई मनाजिर हैं, लेकिन यहाँ पेश आने वाली तब्दीलियों के असरात हमारे घरों के करीब महसूस किए जा सकते हैं। साइंसदान दोबारा ग्रीनलैंड का रुख कर रहे हैं ताकि ये पता लगा सके कि कैसे गर्म होते समंदर ग्लेशियर्स को पिघलाने और उन्हें समंदरों में गिरने पर मजबूर कर रहे हैं। ये जहाज़ हाल ही में 5 हफ्तों के तहकीकी सफ़र पर इंग्लैंड से रवाना हुआ है। इस सफ़र पर सवार साइंसदान अपने साथ आर्कटिक में अब तक इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे जदीद साइंसी आलात अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बर्फानी तोदों के माहिर ओलिवर मार्श ने हमें बताया कि ये आलात किस तरह काम करेंगे। ये ट्यूब्स नए तरह के आलात हैं जिन्हें हमने डेवलप किया है ताकि बर्फ में सुराख करके वहां इन्हें लगाया जा सके। ये बर्फ में पड़ने वाले दरारों और इन दरारों के फैलाव की पैमाइश करेंगे और साथ ही बर्फ की पोजीशनिंग और इसके अंदर दबाव का भी जायजा लेंगे। इसके अलावा हमारे पास वर्टिकल टेक ऑफ ड्रोन्स भी हैं
जो हर चंद हफ्तों बाद पूरे ग्लेशियर का जायजा लेगा। ग्रीनलैंड में जो कुछ होता है वो सिर्फ ग्रीनलैंड तक महदूद नहीं रहता। ग्लेशियर्स के पिघलने से बड़ी मिकदार में ताज़ा पानी नॉर्थ अटलांटिक में शामिल होता है, जो उन समुद्री धारों को मुतासिर कर सकता है जो हमारे माहौल को रेगुलेट करने में मदद करती हैं। इंग्लैंड के बाज़ इलाकों में इस साल समुद्री दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफे की 2 लहरें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, जो गर्म होते समुद्रों की अलामत है। अगर ग्रीनलैंड में मजीद बर्फ पिघला दे तो नॉर्थ अटलांटिक में ज्यादा ताज़ा पानी गिरेगा, जो यूरोप मुंतकिल होने वाली गर्मी की रफ्तार सुस्त कर देगा। और अगले 10 सालों में हम ये बदल सकते हैं कि बरतानिया में कहाँ बारिश होगी और उससे सर्दी में ज्यादा तूफान आएंगे। असल मसला किसानों को होगा या उनको जो हमारे जखीरों की मंसूबाबंदी करते हैं। इस मुहिम के दौरान जमा किए जाने वाले डेटा से साइंसदानों को गर्म होती दुनिया की बेहतर तस्वीर मिलेगी और ये भी कि हज़ारों किलोमीटर होने वाली तब्दीलियाँ किस तरह बरतानिया के माहौल को मुतासिर करती हैं। ली मिलनर की रिपोर्ट आप सुन रहे थे खदीजा आरिफ से। आज की बहुत सी अहम खबरें आपने सुनाई। हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर ताज़ा तरीन खबरों के लिए आएँ। इस वक्त हमारा लाइव पेज चल रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि कतर का ईरानी जारियत के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा गया है, जहां उन्होंने नुकसानात के अज़ाले के लिए हट जाने का मुतालबा किया है। इसके अलावा अगर आप खुलासा देखें राइट हैंड साइड पे, तो आपको नज़र आएगा कि इंडिया में पुलिस क्रैकडाउन के एक दिन बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी है। यही हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरी भी थी, लीड भी थी, जो हम कवर कर रहे थे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और फ्लैश फ्लड से 12 अफराद हलाक हुए हैं, 18 ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान और ईरान में तिजारत बढ़कर $10 अरब तक ले जानी चाहिए, ये कहा है ईरानी वज़ीर दाखिला ने। और अगर वापस हम अपने पेज पे जाएं तो डिफरेंट फ़ीचर्स भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। हेल्थ से मुतल्लिक भी कहानियाँ हैं। हमारी वेबसाइट पे ज़रूर आएँ, हमारे इंस्टाग्राम को भी देखें और यूट्यूब को भी देखें। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट पर आएँ, जो मैंने अभी आपको दिखाई। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स अकाउंट को फॉलो करें। ये प्रोग्राम रोज़ शाम 7:30 बजे आज न्यूज़ पर आता है। अगर आपसे ये प्रोग्राम मिस हो जाए, आप इस प्रोग्राम को ना देख पाएँ, तो आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर आके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा डिटेल प्रोग्राम सैरबीन भी वहाँ मौजूद है, वो भी देखें। गज़न फरदर को इजाज़त दें।